तो बच्चों देखो, ये एक डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। एक हमने इसमें पानी भरा है एक ट्यूब में, और इसमें जब हम मैग्नेट ला रहे हैं स्ट्रॉन्ग वाला, तो देखो ये हल्का सा मोशन कर रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है कि पानी मैग्नेट से अट्रैक्ट या रिपल नहीं होता, लेकिन देखिए इसमें ये रिपल हो रहा है। मैं इसको नज़दीक ला रहे हैं और देखिए ये मोशन कर रहा है। तो ये डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस की देखिए प्रॉपर्टी हुई। ये देखिए लगातार इसको नज़दीक रखते तो इसका मोशन लगातार स्पीड बढ़ती जा रही है। और अगर हम इसको अपोजिट लाते हैं, देखिए अभी उल्टा मोशन करने लग गया। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? देखो अब इधर को गया ना ये? देखो स्पीड देखो बढ़ रही है उसकी। और अगर हम इसको इधर लगा देंगे, पानी से वो होने वाला हो गया, पानी चुंबक ना। देखो अब उल्टा चलने लग गया ना। अब चलने लग गया। अब इधर ले जाओ, देखो अब स्पीड बढ़ गई। तो बच्चों आज हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में हम लोग डाई मैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। ये दो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके बाद एक फेरोमैग्नेटिज्म है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है डाई मैग्नेटिज्म, और साथ में पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिज्म। इसमें जो मेन चीज़ है वो हम ये जानेंगे कि पहले तो ये प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। तो आपको याद होगा एक प्रैक्टिकल हमने स्कूल में किया था लैब में, जिसमें हमने एक कांच का, हमारे पास जो बड़ा सा एक टब है उसमें पानी भरा था। फिर उसमें हमने एक रबर की सीट हमने रखी थी, इसके ऊपर हमने एक ट्यूब रखी थी वाटर की, इसमें हमने वाटर को भरा था। और हम इसके पास जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लाए थे जो हमारी लैब में न्यूडोनियम करके, तो ये क्या हो रहा था, ये ट्यूब रिपल होके फ्लोट करने लग गई थी। लेकिन जब हम मैग्नेट को इससे अवे ले गए, फिर इसकी फ्लोटिंग बंद हो गई थी। ये पानी फ्लोट कर रहा था, यानी कि ये ट्यूब जो थी ये पानी रिपल हुआ। तो ये प्रॉपर्टी हुई डाईमैग्नेटिज्म की। तो वाटर अपने आप में क्या है, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। इसी तरह से एक प्रैक्टिकल और था, ये तो खैर लैब में नहीं हो सकता, इसको आपने यूट्यूब में कभी देखोगे। एक प्रोफेसर वॉल्टर ल्यूइन लेते हैं उसमें कि दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट लेते हैं वो, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर वो लिक्विड ऑक्सीजन को, ठीक है ना, वो लिक्विड ऑक्सीजन को इसके ऊपर डालते हैं तो वो इसमें स्टक हो जाती है, यानी कि चिपक जाती है। सामान्यतः आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जो मैग्नेट होता है वो आयरन या आयरन से बनी हुई चीज़ों को ही अट्रैक्ट करता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो पानी को रिपल कर रहा है और इसको स्टक कर रहा है लिक्विड ऑक्सीजन को। तो लिक्विड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये सब जो है, यहाँ पे मरकरी वगैरह भी होता है। तो ये कुछ सब्सटेंस है डाई और पैरामैग्नेटिज्म। तो इनको आप लोग, इसकी पूरी डिटेल आप नेट में, इंटरनेट में जाके भी देख सकते हैं कौन कौन से सब्सटेंस इसमें आते हैं। जैसे एल्यूमिनियम भी आता है पैरामैग्नेटिज्म में, ठीक है ना, कॉपर आता है, और यहाँ पर H2O है, मरकरी है। तो ये लिस्ट आप लोग पढ़ सकते हैं। हम सिर्फ प्रॉपर्टीज़ भी डील करेंगे, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये प्रैक्टिकल आखिर हुआ क्या था और क्यों ऐसा हुआ, इसके लिए अब हम जानते हैं पहले इसका कारण। तो डाईमैग्नेटिज्म नॉर्मली उन एटम्स में होता है जिनमें अनपेयर्ड नहीं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये उनमें होता है जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये उसमें होता है जिसमें अनपेयर्ड होते हैं, ठीक है ना। पेयर्ड का मतलब जहाँ पर पेयर में होंगे दो। तो इसमें क्या हुआ, अब इसको समझना आप लोग कि पेयर्ड होने से क्या प्रॉपर्टी आई। अब जैसे आपको पता है कि एक छोटा सा हमारे पास, जैसे ये न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन जब घूमता है, ठीक है ना, किसी ऑर्बिट में, तो वो क्या बनाता है, करंट लूप बनाता है। तो करंट लूप बनने से क्या होता है, हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं कि अगर ऐसे करंट फ्लो हो तो क्या बनता है, साउथ पोल, ठीक है ना, और ऐसे करंट फ्लो होगी इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी, तो क्या बनता है, नॉर्थ पोल, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लो आप, ये इलेक्ट्रॉन घूमा तो ये अपने आप में क्या बना रहा है, करंट लूप। अगर इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है तो करंट ऐसे फ्लो होगी। लेकिन फिर इसके साथ हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी देखा था कि इधर से अगर आपका
करंट अगर क्लॉकवाइज दिख रही है तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। तो यानी कि जब इस तरह से कंडीशन होती है, जैसे अगर आप इसको, तो यानी कि दोनों जगह पर हम देख रहे थे कि दो अपोजिट पोल्स बनते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब हम किसी कॉइल को देखते हैं, कॉइल के दोनों ओर इधर से अगर कोई चीज़ क्लॉकवाइज दिख रही तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज दिखने का अर्थ क्या हुआ, कौन सा पोल बनना हुआ, साउथ पोल बनना हुआ, ठीक। और अगर एंटी क्लॉकवाइज बनेगा तो नॉर्थ पोल। तो मान लिया कि इसके दोनों ओर ये हमारे नॉर्थ और साउथ बन गए, तो यानी कि एक टाइनी मैग्नेट टाइप का बन गया, छोटा सा मैग्नेट के रूप में ये बिहेव कर रहा है। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ को हो जाएगा, एम से एस की ओर, ठीक है ना। ये इसके मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको म्यू या एम से हम डिनोट करते हैं, जो फॉर्मूला होता है एन आई ए, ये उसकी डायरेक्शन को शो करता है। तो इसमें अपना क्या होता है, नेट डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक हो गया। तो ये टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब इसमें आते हैं, तो इसमें क्या है, जैसे ही हमारा न्यूक्लियस है, ठीक, इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, तो ये अपने आप में क्या है, करंट लूप बनना, ये अपने आप में मैग्नेट का बिहेव करेगा, ठीक। अब इसमें जब पेयर्ड होंगे, तो पेयर्ड होने में क्या है, देखो जैसे एक इलेक्ट्रॉन आपका सपोज करो ऐसे रोटेट कर रहा है, तो करंट मान लिया ऐसे आ गई, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का रोटेशन ऊपर हो तो करंट नीचे को, और अगर मान लिया इस वाले में इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे को जा रहा है तो करंट कहाँ गई, ऊपर को। तो अगर हम देखें तो अगर एक का डाइपोल मोमेंट इधर को आएगा तो दूसरे का जस्ट अपोजिट आ जाएगा, यानी कि नेट कितना हो गया, 0 हो गया। तो हम क्या कहेंगे, सामान्य रूप से इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0, जैसे इसका इधर को आया m और इसका m कहाँ आ गया, इधर को, तो ये नेट कितना हो गया, 0, यानी कि इसमें कोई भी मैग्नेटिज्म का गुण भी नहीं है। फिर हम क्या करते हैं कि जब इसके पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लाते हैं, तो इससे क्या होता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज जाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रॉपर्टी लगी, तो उसके कारण क्या होगा, इसमें ईएमएफ डेवलप होगा, जिसकी डायरेक्शन लेंज रूल के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी करी है। वो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कि जो इसके बढ़ने का अपोज करेगा। तो इसमें वो इसी डायरेक्शन में आ जाएगा और इसमें इसके अपोजिट आ जाएगा, यानी कि अब इसकी डायरेक्शन में ही ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो ये लूप क्या हो जाएगा, ये साइज में बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ गया, और इसका जो दूसरी वाली है इसका डिक्रीज कर जाएगा, जो अपोजिट आ रही होगी। तो यानी कि अब जो तक जो एम नेट 0 था वो 0 ना हो गए, इधर को कुछ एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, यानी कि ये इसको रिपल कर रहा है, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिटली मैग्नेटाइज हो रहा है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, रिपल करने की। और इसका मैग्नेटिज्म का है फील्ड के अपोजिट, जहाँ को मैग्नेटिक फील्ड है ये फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा है। अब इसकी और प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, अब आप इसी लॉजिक से लगाएंगे, जैसे हमने ये नॉर्थ और साउथ पोल लिए हैं, और इस माना इस बाउल में हम कोई डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस भरते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, फील्ड के अपोजिट। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये यहाँ पर डिप कर जाएगा, और जहाँ वीक है वहाँ पर राइज कर जाएगा, इस तरह से। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रॉन्गर से वीकर की ओर जाने की, ये फील्ड के उल्टा जा रहा है। इसी तरह से अब इसका जो सारा का सारा प्रॉपर्टी है वो किसके कारण हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण। तो इसमें टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो डाइपोल डाई मैग्नेटिज्म में कोई प्रॉपर्टी, कोई उसमें इंक्रीमेंट नहीं होगा, ना डिक्रीमेंट होगा। और दूसरी चीज़, अगर आप इस मैग्नेट को यहाँ से हटा दें तो इसका नेट जो मैग्नेटिज्म है वो फिर से 0, यानी कि ये बहुत वीक भी होता है, और जब तक एक्सटर्नल फील्ड है तभी तक इसकी अनुभूति होगी, उसके बाद ये 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये तो था डाई मैग्नेटिज्म। अब हम लोग पैरा मैग्नेटिज्म को पढ़ेंगे। तो पैरा में क्या होता है, पैरा में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनमें क्या होता है, अनपेयर्ड होंगे तो हर एक का अपना एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट, ये एम की डायरेक्शन बता रहा हूँ मैं। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो इसका क्या है, अपने आप में एक, ये सब टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो इसका अपना एक क्या होगा, नेट मैग्नेटिज्म। अभी तो नहीं होगा क्योंकि सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी कि एक्सटर्नल फील्ड जब नहीं है तो इसमें कोई भी मैग्नेटिज्म का गुण नहीं होगा। अब जब हम इसमें एक्सटर्नल मैग्नेट ले आए, माना है हमने एक नॉर्थ पोल ले आए, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तब उसके बाद क्या होगा कि उसके कारण ये सारे के सारे जो मैग्नेटिक मोमेंट है या मॉलिक्यूल्स है वो एक डायरेक्शन को आ जाएंगे, वो अलाइन हो जाएंगे। अब एकदम अलाइन तो नहीं होते हैं, लेकिन वो कुछ इस तरह से हो जाते हैं, एकदम सीधे नहीं होंगे। अगर एकदम सीधे होंगे तब तो स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे, फील्ड की ही डायरेक्शन में इनका अलाइनमेंट आ जाएगा। तो पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी किस में आ रही है, इन टाइनी मैग्नेट्स या इन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के अलाइनमेंट के कारण आ रही है। तो ये कॉज आ रहा है फील्ड में अलाइनमेंट से, ठीक हो गया। तो अब अलाइनमेंट
से आ रहा है, लेकिन इसकी भी प्रॉपर्टी वही, ये भी बहुत वीक होता है। और फील्ड हटा देंगे तो ये भी चला जाता है, क्योंकि फील्ड के कारण ही इसमें अलाइनमेंट है। आपने फील्ड को हटाया तो ये फिर दोबारा से ऐसा ही हो जाता है। तो ये भी क्षणिक है, शॉर्ट पीरियड का होता है। फील्ड जब तक हो तभी तक होता है, फील्ड हटता है तो ये 0 हो जाता है। अब इसमें अगली प्रॉपर्टी है कि टेम्परेचर का इफेक्ट। जैसे हमने डाई में देखा था कि टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। अब अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा देंगे, माना आपने इसको हीटअप करना शुरू कर दिया, तो हीटअप करने से क्या होगा, इनमें वाइब्रेशन होता है, देखिए, है ना। इसको जैसे मैंने बताया कि इस मैग्नेटिक मोमेंट में क्या एक वाइब्रेशन है, दी वाइब्रेटिंग। तो वाइब्रेशन क्या होते हैं, इससे इनके ब्रेक हो जाते हैं। इनके वाइब्रेशंस ब्रेक होते हैं तो इनका जो एनर्जी मिलती है, तो ये फिर, क्योंकि पता है एनर्जी मिलेगी तो वाइब्रेशन फिर रैंडम हो जाएंगे, तो ये फिर जिसके जहाँ मन में आता है, यानी कि नेट इनका फिर जो मैग्नेटिज्म में था, मैग्नेटिक मोमेंट इसके अंदर एक नेट आया था, वो फिर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है ना। ये समझ लो कि ये पहले इनडिसिप्लिन थे, फील्ड आया तो डिसिप्लिन हो गए, फील्ड हटाएंगे तो फिर इनडिसिप्लिन हो जाएंगे, या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी इनडिसिप्लिन हो जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ने से पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे, तो जैसे जैसे आप डिक्रीज़ करेंगे इनका अलाइनमेंट दोबारा से ठीक आ जाता है। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से ये फिर दोबारा से पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी गेन कर लेते हैं।